हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स रूम। दिस इज प्रिया धुमीजा हियर, योर एजुकेटर। तो स्टूडेंट्स, बिजनेस लॉ के टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। और ये जो आपके लेसन्स हैं ये बीकॉम स्टूडेंट्स जो कि बिजनेस लॉ का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बेनिफिशियल रहने ही वाले हैं। साथ में जो एनटीए यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप लॉ की स्टडी कर रहे हो, बिजनेस लॉ, मर्केंटाइल लॉ पढ़ रहे हो, तो उसमें ये सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। तो आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो जैसा यूनिट 1 में बताया गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स पढ़ा, देन कंडीशन एंड वारंटी के बारे में अच्छे से स्टडी किया हमने, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप हो गया। तो अब हमारा टॉपिक है परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ हम आज की क्लास को शुरू कर रहे हैं। आई होप आपने मेरे पिछले वाले लेसन्स को देखा है, उसका कुछ ना कुछ तो बेनिफिट आपको मिला ही होगा। लेसन्स अच्छे लगते हैं तो लेसन्स को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का क्या मतलब है? जब जो पार्टीज हैं, सेल में कौन कौन सी पार्टीज होती हैं? बायर होता है और सेलर होता है। जब ये दोनों अपना अपना पार्ट जो उनका ऑब्लिगेशन का बनता है, जब ये फुलफिल कर देते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? परफॉर्म हो जाता है। जब तक ये पार्टीज परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो जो सेलर है वो कैसे परफॉर्म करेगा? उसकी क्या ऑब्लिगेशन है? सेलर परफॉर्म करेगा बाय डिलीवरिंग द गुड्स टू द बायर। और जो बायर है वो कैसे परफॉर्म करेगा? बायर परफॉर्म्स बाय एक्सेप्टिंग द गुड्स एंड मेकिंग द पेमेंट। उसी गुड्स को एक्सेप्ट करके और उसकी पेमेंट करके। ठीक है, तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जो वो कैसे हैपन करती है? कॉन्ट्रैक्ट्स हैपन ऑन द डिलीवरी ऑफ द गुड्स बाय द सेलर। परफॉर्म कैसे हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब सेलर जो है वो गुड्स की डिलीवरी कर देता है, गुड्स को डिलीवर कर देता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है जो वो परफॉर्म हो गया। एज पर सेक्शन 31, डिलीवरी ऑफ गुड्स मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। जब एक पर्सन, डिलीवरी ऑफ गुड्स का क्या मतलब है? जब एक पर्सन अपनी मर्जी से गुड्स का पोजेशन किसी अनदर पर्सन को दे देता है तो उसको हम क्या कहते हैं? डिलीवरी ऑफ द गुड्स बाय सेलर। जो परफॉर्मेंस है ऑन द पार्ट ऑफ सेलर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सेलर मस्ट डिलीवर द गुड्स। कौन सी गुड्स? डिलीवर द गुड्स मतलब हैंड ओवर द पोजेशन ऑफ द गुड्स टू द बायर। बायर को उसका क्या दे देना? पोजेशन दे देना। और सेलर में डिलीवर द गुड्स बिफोर और आफ्टर ट्रांसफरिंग द ऑनरशिप राइट्स इन द गुड्स। जो सेलर है, ऐसा हो सकता है कि वो गुड्स को डिलीवर कर रहा है या तो पहले या बाद में ऑनरशिप राइट्स को ट्रांसफर करने के रिगार्डिंग कह रहे हैं। ऑनरशिप राइट्स ऐसा भी हो सकता है कि ऑनरशिप राइट्स वो बाद में ट्रांसफर कर रहा है लेकिन उसने गुड्स पहले ही हैंड ओवर कर दिया। और ऐसा भी हो सकता है कि ऑनरशिप राइट्स उसने पहले दे दिए हैं और जो गुड्स हैं वो उसने बाद में दी हैं। ठीक है, until the seller gives the possession of the goods, the contract is not said to be performed by the seller। जब तक जो सेलर है वो गुड्स का पोजेशन नहीं दे देता तब तक ये नहीं माना जाएगा, कंसिडर नहीं किया जाएगा कि जो गुड्स हैं वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो परफॉर्म हो चुका है सेलर के द्वारा। तो सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग क्या है? इट इज अ ड्यूटी ऑफ द सेलर टू डिलीवर द गुड्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल ऑफ गुड्स। जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स बताई गई हैं, ये सेलर की ड्यूटी बनती है कि वो उन गुड्स को क्या करे? डिलीवर करे। तो डिलीवरी ऑफ गुड्स इज डन व्हेन, कब होती है? व्हेन अ पर्सन हु हैज द पोजेशन ऑफ द गुड्स। जिसके पास गुड्स का पोजेशन होगा वो ही डिलीवरी कर सकता है। मैं कहूँ कि मैं सेलर हूँ लेकिन मेरे पास गुड्स का पोजेशन ही नहीं है, तो क्या मैं गुड्स को डिलीवर कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। ट्रांसफर द पोजेशन ऑफ गुड्स टू द अनदर पर्सन। डिलीवरी कब कंसीडर की जाएगी, कब मानी जाएगी, कब कंप्लीट होगी आपकी? जब आप पोजेशन ऑफ गुड्स को क्या कर दोगे? अनदर पर्सन को ट्रांसफर कर दोगे। और सच ट्रांसफर ऑफ पोजेशन इज डन वॉलंटरी। ये सेलर की मर्जी के साथ होना चाहिए। वॉलंटरी वो ट्रांसफर करेगा पोजेशन को।
ठीक है। तो डिलीवरी ऑफ गुड्स इज नॉट नेसेसरली डन बाय ओनली फिजिकली गिविंग द गुड्स और हैंडिंग ओवर द गुड्स बाय सेलर टू द बायर। डिलीवरी का मतलब ये नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप फिजिकली गुड्स को हैंड ओवर करो, ठीक है। ये बाय द एक्ट भी हो सकता है, बाय द एक्ट भी हो सकता है। उस एक्ट के साथ, उस एक्ट के कारण गुड्स का पोजेशन जो है वो किसको मिल जाएगा, बायर को मिल जाएगा अंडर सेक्शन 33। ओके, सेक्शन 33 के अकॉर्डिंग अगर आप कोई ऐसा एक्ट कर देते हो जिससे गुड्स आपने फिजिकली हैंड ओवर तो नहीं करी लेकिन उसका जो पोजेशन है वो बायर को मिल गया, तभी भी वो डिलीवरी ही कंसीडर की जाएगी। ओके, आगे बात कर लेते हैं मोड्स ऑफ डिलीवरी के बारे में, डिलीवरी कैसे होती है। तो एक्चुअल और फिजिकल डिलीवरी, वेयर द गुड्स आर एक्चुअली गिवन बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इट्स कॉल्ड एक्चुअल और फिजिकल डिलीवरी ऑफ द गुड्स। जब आप एक पर्सन है जो दूसरे पर्सन को गुड्स क्या कर दे, हैंड ओवर कर दे, ठीक है। जैसे एग्जांपल में क्या बताया, डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ प्लेसेस एन ऑर्डर विद द कल्याणी पब्लिशर on 1/6/2014 for the supply of 1000 copies of commercial and labor laws for BCom first year student. The publisher duly delivered the 1000 copies on 1st July 2014. तो अगर वो डिलीवर कर देता है तो ये क्या होगी, ये एक्चुअल डिलीवरी होगी, ये फिजिकल डिलीवरी होगी, ठीक है, जब आप गुड्स को हैंड ओवर कर रहे हो। नेक्स्ट आ जाता है सिंबॉलिक डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी, आपने एक्चुअली गुड्स हैं जो वो हैंड ओवर नहीं की है, वन हैंड टू अनदर हैंड नहीं गई है, बट सम सिंबल रिप्रेजेंटिंग दोज गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन सो दैट ट्रांसफरी इज एबल टू हैव अ कंट्रोल ओवर द गुड्स। जो बायर है उसका गुड्स के ऊपर कंट्रोल हो सके, वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गुड्स को एक्चुअली डिलीवर नहीं किया गया लेकिन कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि गुड्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो चुकी हैं। द गुड्स में रिमेन वेयर दे वर, गुड्स अभी भी वही उसी जगह पर है जहां पर वो थी, बट उसका जो कंट्रोल है वो शिफ्ट हो गया है दूसरे पर्सन। दूसरा पर्सन कौन है हमारा, दूसरा पर्सन बायर है। वेयर द गुड्स आर बल्कि एंड इनकैपेबल ऑफ एक्चुअल डिलीवरी, देयर द डिलीवरी में बी सिंबॉलिक। आप जो गुड्स हैं वो हैंड ओवर ऐसे उठाकर किसी और को नहीं दे सकते हो, इनकैपेबल है, बहुत बल्क में है गुड्स आपके पास, ठीक है, तो उस टाइम पे सिंबॉलिक डिलीवरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, हैंडिंग ओवर द कीज ऑफ वेयर हाउस टू द बायर इज अ सिंबॉलिक डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द बायर। आपने गुड्स तो उठा के नहीं दी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में थी गुड्स, तो आपने वेयर हाउस की कीज ही दे दी है, तो वो आपकी क्या होगी, वो आपकी सिंबॉलिक डिलीवरी होगी, ठीक है। सेल ऑफ अ स्पेसिफिक गुड्स विच आर लॉक्ड अप इन द गोडाउन, द सेलर गिव्स अ की ऑफ द गोडाउन टू द बायर सो दैट ही मे गेट द गुड्स, दिस इज द डिलीवरी। उसने गोडाउन की चाबी ही दे दी, कीज दे दी, तो ताकि जो बायर है वो गुड्स को ले सके, तो वो भी क्या होगी, वो हमारी डिलीवरी ही होगी, जिसको हम सिंबॉलिक डिलीवरी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और डिलीवरी बाय द अटॉर्नमेंट और अ फैक्टिशियस डिलीवरी। कभी कभी क्या होता है कि जो गुड्स हैं वो डिलीवर बाय सम अदर मोड्स, जो कि ना फिजिकली हो ना सिंबॉलिक हो, ना फिजिकल हो ना सिंबॉलिक हो, बट स्टिल डिलीवरी है, बट स्टिल एन एक्ट डिलीवर्स द गुड्स इन द कस्टडी ऑफ द अदर पर्सन। जो एक्ट है वो अदर पर्सन के द्वारा, जिसके पास गुड्स हैं, उसके थ्रू जो है वो जो डिलीवरी हो रही है, तो उसको हम कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी या फैक्टिशियस डिलीवरी बोलते हैं, ठीक है। देखो कैसे, सच अ डिलीवरी में टेक प्लेस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज, सेलर हैविंग द पोजेशन एज अ बैली। सेलर के पास पोजेशन है, सेलर आफ्टर सेलिंग द गुड्स टू द बायर में स्टिल होल्ड द गुड्स, कहाँ गए, a seller after selling the goods to the buyer may still hold the possession of some goods on the request by the buyer। बायर ने ही रिक्वेस्ट करी है, सेलर ने उसकी रिक्वेस्ट करने पर जो गुड्स हैं वो सेल के बाद भी अपने पास रखी, पोजेशन अपने पास रखा।
पॉइंट टू नोट इज दैट बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से पहले जो सेलर के पास पोजेशन था वो एज अ ऑनर था, बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बाद जो उसके पास पोजेशन है सेम गुड्स का, वही गुड्स के लिए अब वो क्या बन गया, एजेंट बन गया, और हम कह सकते हैं बायर का एजेंट बन गया या एज अ बेली है। तो जो गुड्स है, गुड्स का ऑनर कौन है, गुड्स का ऑनर है बायर। ठीक है, तो ये क्या होगी, ये हमारी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होगी। फॉर एग्जाम्पल, a seller sold a car to the buyer, but on the request of the buyer, he retained the car until the buyer took it. जब तक उसकी रिक्वेस्ट करने पर ही, जब तक वो कह रहा है कि मैं आके ले ना जाऊं, तब तक आप इसको अपने पास ही रखो। Hell, the delivery has been made. डिलीवरी हो चुकी है। Now the seller holds the car as an agent of a buyer, not as an owner. वो ऑनर की तरह कार को नहीं रख रहा है, वो एज अ एजेंट की तरह ही कार को रख रहा है। ठीक है, सो ये होती है हमारी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, जिसमें सेलर के पास पोजेशन तो है लेकिन एज अ ऑनर नहीं, एज अ एजेंट और एज अ बेली। नेक्स्ट है बायर हैविंग द पोजेशन एज अ बेली। अब पहले सेलर की बात कर रहे थे, अब बायर की बात कर रहे हैं। A buyer may be already having a possession of the goods before the contract of the sale with the consent of the seller. ऐसा कभी कभी हो सकता है कि बायर के पास ऑलरेडी पोजेशन है गुड्स का, गुड्स ऑलरेडी बायर के पास ही है और वो सेलर की कंसेंट के साथ है। नाउ आफ्टर द सेल के बाद जो सेलर है और जो बायर है वो एग्री कर गए, आज से जो बायर होगा वो गुड्स का क्या होगा, ऑनर होगा। बायर कौन है, बायर तो वो बाद में बना, पहले तो वो सेलर का एजेंट था। ठीक है, क्योंकि उसके पास पोजेशन था गुड्स का सेलर की कंसेंट के साथ। अब बायर और सेलर, जो कि पहले की अगर लैंग्वेज में बात करें तो जो कि एजेंट था, एजेंट और जो प्रिंसिपल जिसकी गुड्स थी, दोनों ने एग्री किया कि आज से ये गुड्स जो हैं वो एजेंट की होगी। अब एजेंट बन गया ऑनर। ठीक है, तो गुड्स जो हैं वो डिलीवर हो चुकी हैं। Point to note is that the character of the possession is changed from being belly or a agent to a being an owner. पहले वही पर्सन, सेम पर्सन पहले बेली था और एज अ एजेंट था, एजेंट उसके पास, एज अ एजेंट उसके पास गुड्स का पोजेशन था, लेकिन अब वो कौन है, अब वो गुड्स का ऑनर है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो एग्जाम्पल क्या है, A had stored his 1000 kg of rice at a B's warehouse. A ने स्टोर करके रखा है कुछ राइस को अब B के वेयर हाउस में। ठीक है, तो लेटर A ने कॉन्ट्रैक्ट किया सेल करने का 500 kgs ऑफ राइस टू B. B पहले कौन था, B पहले एजेंट था, उसका वेयर हाउस यूज करे थे, उसके पास राइस का पोजेशन था और ऑनर कौन था, A था। ठीक है, इंस्टेड ऑफ सप्लाइंग द गुड्स टू बी, A and B mutually agreed that out of 1000 kg of rice that B had stored in his warehouse, B shall hold 500 kgs as a owner. अब उसने अलग से कुछ सप्लाई करने की बजाय उन्होंने ये एग्री कर लिया कि जो मेरे 1000 kg राइस तुम्हारे गोडाउन में, तुम्हारे वेयर हाउस में रखे हुए हैं, तुम उसमें से 500 kg एज अ ऑनर रख सकते हो। तो गुड्स क्या है, वो ऑलरेडी डिलीवर हो चुकी हैं, गुड्स क्या है, वो डिलीवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड पार्टी हैविंग अ पोजेशन। थर्ड पार्टी, वेयर अ थर्ड पार्टी हैविंग द पोजेशन ऑफ द गुड्स ऑफ अ सेलर एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट or contract of sale acknowledge to the buyer that he holds the goods on his behalf. This is called the constructive delivery. ध्यान से समझना इस पॉइंट को। थर्ड पर्सन है, उसके पास गुड्स का पोजेशन है जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ था। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पर सेल होने पर उसने बायर को बता दिया, एक्नॉलेज कर दिया कि उसकी जो गुड्स हैं, बायर की जो गुड्स हैं, क्योंकि अब नया ओनर कौन है, बायर है, वो उसके पास है। इसको हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। बट ऑल द थ्री पार्टीज, दैट इज सेलर, बायर एंड थर्ड पार्टी, मस्ट हैव द म्यूचुअल कंसेंट टू सच डिलीवरी। तीनों की क्या होनी चाहिए, म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए।
अब एग्जाम्पल में क्या बताया आपको, सेलर ने इंटीमेट कर दिया टू द वेयर हाउस कीपर दैट ही हैज सोल्ड द गुड्स टू द बायर एंड दैट ही मतलब किसकी बात कर रहे हैं, वेयर हाउस कीपर की बात कर रहे हैं, शुड स्टक ऑफ हिज नेम मतलब उसने क्या कहा कि मैंने वेयर हाउस को उसने बता दिया कि मैंने ये जो गुड्स हैं वो इस पर्सन को मैंने सेल कर दी है, जो कि अब इन गुड्स का कौन है, ऑनर है, जो बायर है। तो मेरा नाम एज अ ऑनर इन चीजों में से हटा दिया जाए और बायर का नाम है जो वो एज अ ऑनर ऐड कर दिया जाए। तो ये क्या होगी, गुड्स हैव बीन डिलीवर, गुड्स जो हैं वो डिलीवर हो जाएंगी। ठीक है, आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है ऑन द एक्सेप्टेंस एंड पेमेंट बाय द बायर। सेकेंड स्टेप इन द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज डन बाय द बायर। पहले हम ये अभी तक मोड्स ऑफ डिलीवरी तक जो भी हमने पढ़ा वो हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था, जो कि सेलर परफॉर्म करता है, सेलर के पार्ट था। अब बायर का पार्ट है ऑन द एक्सेप्टेंस एंड पेमेंट बाय द बायर। ऑन द एक्सेप्टेंस मतलब गुड्स को उसने एक्सेप्ट करना है और पेमेंट उसने करनी है। सेकंड स्टेप जो परफॉर्म करेगा वो करेगा बायर। सेक्शन 31 क्या कहता है कि ये बायर की ड्यूटी है कि वो गुड्स को ड्यूली एक्सेप्ट करे जो सेलर ने डिलीवर करी है, ठीक है, और उन्हीं चीजों के लिए वो पे भी करे। इन केस बायर जो है वो गुड्स को एक्सेप्ट नहीं करता, इट शेल अमाउंट टू द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द नॉन एक्सेप्टेंस। ये जो है कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच माना जाएगा किस बेसिस पे, नॉन एक्सेप्टेंस बेसिस पे। सिमिलरली वेयर द बायर एक्सेप्ट द गुड्स बट डज नॉट पे फॉर देम, अगर वो पे नहीं करता तो इट शेल अमाउंट टू द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द नॉन पेमेंट। दो केसेस बन जाएंगे, ठीक है। तो पेमेंट एंड डिलीवरी आर कॉन्करेंट। इसका क्या मतलब है कि सेम टाइम पे हो जानी चाहिए, अनलेस द पार्टीज एग्री टू समथिंग एल्स बोथ। अगर जब तक वो किसी और चीज के लिए एग्री नहीं करते, अगर कोई और कंडीशन नहीं है, कोई और टर्म नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, तो जनरल टर्म क्या है कि जो डिलीवरी ऑफ गुड्स है बाय द सेलर और जो प्राइस ऑफ गुड्स है, पेमेंट है, वो बाय द बायर हैपन कॉन्करेंटली। सेलर जो है गुड्स को डिलीवर करेगा और बायर उन्हीं गुड्स को एक्सेप्ट करके उसकी पेमेंट करेगा। Therefore, the seller is not bound to deliver the goods if the buyer is not ready and willing to pay the price on the delivery. तो सेलर इसके लिए बाउंड नहीं है कि सेलर को पहले चीजें देनी पड़ेंगी। अगर जो बायर है वो ऑन द स्पॉट विलिंग नहीं है प्राइस पे करने के लिए, तो वो जो सेलर है वो भी बाउंड नहीं है उन चीजों को उसी टाइम पे डिलीवर करने के लिए। Similarly, the buyer is not bound to pay the price if the seller is not ready and willing to give the possession of the goods. उसी तरह से बायर के लिए भी ये बाउंडेशन नहीं है कि वो गुड्स को बाद में ले और पेमेंट पहले करें। कभी कभी ऐसा होता है कि जो सेलर है वो कहता है कि आप पेमेंट कर जाओ, गुड्स हम आपको कल या परसों डिलीवर कर देंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर बाउंडेशन लगी कि बायर को पेमेंट करनी पड़ेगी पहले। बायर ऐसा बोल सकता है कि जब मैं गुड्स लेके जाऊंगा तब मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो दोनों पार्टीज के ऊपर बाउंडेशन नहीं है। अगर दोनों पार्टीज, जो सेलर है वो गुड्स दे रहा है तो और जो बायर है वो पेमेंट कर रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट है जो वो उसी टाइम पे परफॉर्म हो जाएगा। इसके अलावा वैसे तो ये जनरल टर्म यही है कि कॉन्करेंटली होनी चाहिए, सेम टाइम पे हो जानी चाहिए। अगर सेम टाइम पे नहीं होती है तो उनकी कुछ अलग टर्म्स हो सकती हैं। जैसे बायर ने कह दिया कि मैं क्रेडिट बेसिस पे ले रहा हूँ, मैं इतने टाइम के बाद आपको पेमेंट करूंगा, तो सेलर जो है अपनी मर्जी से अगर उसको अलाउ करता है तो वो ऐसा कर सकता है, ठीक है। वेयर द पार्टीज एग्री दैट द गुड्स शैल बी डिलीवर फर्स्ट, जहाँ पे जो पार्टीज हैं वो इस बात पे एग्री हुई है कि गुड्स पहले डिलीवर होगी और पेमेंट जो है वो बाद में होगी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ क्रेडिट पीरियड। उसने अगर क्रेडिट पीरियड मांगा है तो इट शैल बी डन अकॉर्डिंगली, जो भी आपकी टर्म्स लिखी गई है उस टर्म्स के अकॉर्डिंग ही सब काम होना चाहिए। और इफ इट वॉज डिसाइडेड दैट द पेमेंट टू बी मेड इन एडवांस, अगर ये डिसाइड हुआ कि पेमेंट पहले देनी है, गुड्स बाद में डिलीवर करनी है, तो एज पर जो कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स लिखे गए हैं आप उसके अकॉर्डिंग ही करोगे, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पीयू स्टूडेंट्स के लिए। एक्सप्लेन द रूल्स एज टू द डिलीवरी ऑफ द गुड्स।
जो कि हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो सिंपल सा हमने आज इंट्रोडक्टरी पार्ट किया है, तो बाकी हम कल डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।